जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। अगर आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड पढ़ने वाले हैं। अगर देखें तो फिजिकल वर्ड जो है इस चैप्टर से बोर्ड के अंदर या आईआईटी जेई जो कंपटीशन है उनके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन इस लेक्चर को या हम ये कहें कि ये जो चैप्टर है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। और ये जो लेक्चर होने वाला है इस लेक्चर के अंदर आपको फिजिक्स की बेसिक इंट्रोडक्शन, फिजिक्स के कंसेप्ट और हम ये कहें कि एक तरीके से कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जिनका पता होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की सारी चीजें जो भी हैं वो सब हमारे तभी समझ में आएंगी जब हम लोग इस लेक्चर को देखेंगे। तो एक इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होने वाला है ये आज का, क्योंकि इसमें हम लोग कंसेप्ट जितना भी ये ऑल ओवर अगर हम बात करें 11th और 12th दोनों की मिला के, तो इसमें पूरा इंट्रोडक्शन जो है बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिक्स का जो होता है वो आज इस लेक्चर में हम लोग लेने वाले हैं। तो जैसे ही अभी जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये जो है ये 15th सेंचुरी का, अगर हम देखें तो 15th सेंचुरी का एक वर्ड है। और लैंग्वेज जो है वो कौन सी है, तो लैंग्वेज आपको दिख रही है जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज का ये वर्ड है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फिजिक्स नहीं, ये जो लैंग्वेज या ये जो वर्ड है इस वर्ड का जो मीन होता है वो होता है नेचर। मतलब एक तरीके से आपको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिक्स है ऑलमोस्ट नेचर है। मतलब फिजिक्स के अंदर जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, जितने भी कंसेप्ट हम देखते हैं, वो सब के सब कहां से रिलेट करते हैं, वो सब के सब रिलेट करते हैं नेचर से। कहने का मतलब जो है ये जो वर्ड का मीन है फिजिक्स से है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। अगर आपसे, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स को, तो यहां से अगर हम देखें व्हाट इज फिजिक्स, तो मैं कह सकता हूं फिजिक्स इज द लॉज दैट एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। मतलब एक वो ब्रांच हो गई, या हम एक कह सकते हैं कि वो लॉज हो गए, वो सब के सब लॉज हो गए जो इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है जो भी चीज हमें दिखाई देती है इस पूरी दुनिया के अंदर, जो जो आपको दिखाई देता है वो सब उसको एक्सप्लेन करने वाले लॉ जो हैं वो फिजिक्स हैं। कहने का मतलब द लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड। अगर इसी को देखें तो फिजिक्स का मतलब एक और यहां से निकलता है, क्योंकि हमने कहा कि ये जो नेचर है, तो फिजिक्स का जो मतलब है, फिजिक्स वर्ल्ड की जो डेफिनेशन है या जो डिस्क्रिप्शन है वो यहीं से निकल के आता है, नेचर से। तो एक और अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाहो तो हम एक और दे सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट या बेसिक लॉ ऑफ नेचर। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि फिजिक्स क्या है। कहने का मतलब जो ये दिन और रात का बनना, वो सर्दी गर्मी बरसात का होना, वो रेनबो का बनना, वो जो मेरी साउंड आप तक जा रही है, ये लाइट हम लोग जो देख रहे हैं, पंखा जो चलता है ना, रेफ्रिजरेटर जो घरों में देखते हैं हम लोग, ये सब के सब जो कंसेप्ट, मून का रिवॉल्व करना, पेंडुलम का स्विंग होना, है ना, हम लोग जो चलते हैं अर्थ के ऊपर, फ्रैक्शन का होना, ये सब की सब जो है वो फिजिक्स है। कहने का मतलब जो कंसेप्ट, जो इंसिडेंट हम इस दुनिया के अंदर होती हुई देखते हैं, अगर उन सब इंसिडेंट को जोड़ के अगर हम देखें कि इन सब को एक्सप्लेन किया जाता है फिजिक्स से। आज के इस लेक्चर में कुछ ऐसी ही बातें होने वाली है। मतलब हम लोग उन छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान में लाने वाले हैं, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में लाएंगे, जिससे या उन सारे कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है, उनके जो एक्सप्लेनेशन है, जो कि कहां से आई, फिजिक्स से आई। तो कहने का मतलब अगर आप देखोगे इसको, तो फिजिक्स के एक सिंपल सा लॉ है, या हम कह सकते हैं कि फिजिक्स के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दो सिंपल से लॉ हैं। उन लॉ को हम एक बार समझते हैं, कोशिश करते हैं उनको समझने की। देखिए ये जो दो फिजिक्स के सिंपल से लॉ हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन को देखते हैं पहले। यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि फिजिक्स के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं, अलग अलग कंसेप्ट, इन सबको एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। मतलब अगर मैं ये कहूं कि जो मून का रिवॉल्व करना, फ्रैक्शन का होना, हमारा मूव करना, पेंडुलम का स्विंग करना, एप्पल का नीचे गिरना, ये सब जितने भी अलग अलग, अब देखो एप्पल का गिरना, एप्पल खोलें, एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, मून का रिवॉल्व करना
बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो इन सब कंसेप्ट को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश, ऐसे और भी बहुत सारे कंसेप्ट हमारे सामने, इन सब कंसेप्ट को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना या एक्सप्लेन करना ही यूनिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन सब की बात करें तो जैसे एप्पल फॉलिंग, रिवॉल्विंग ऑफ मून, पेंडुलम का स्पिन करना, इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इन सब को कौन से लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहने का मतलब यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? अलग अलग कंसेप्ट, इन सब को एक लॉ से एक्सप्लेन करना। और भी देखो इसमें एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट का ट्रांसफर होना, अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है, हीट का ट्रांसफर होना, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करना मैकेनिकल के अंदर, या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ये सब कंसेप्ट को भी, इन सब कंसेप्ट को भी एक ही लॉ से, फिर आप 12th क्लास में और बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, बर्नौली थ्योरम, है ना, और बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं, इन सब को भी एक ही लॉ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब अगर सिंपल सी फॉर्म के अंदर मैं कहूं, एक मोटे मोटे शब्दों के अंदर, या अगर बाहर से अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट को एक ही लॉ से एक्सप्लेन करना इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है, अगर एग्जांपल की हम बात करेंगे, तो ये जो सारे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को एक ही लॉ से समझाया गया। हमारे एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट, या हम लेट ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने एक बुक लिखी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस बुक के अंदर इन्होंने यही चीज बताई कि जितने भी सारे कंसेप्ट हैं फिजिक्स में, इतने सारे लॉ की जरूरत है ही नहीं, मतलब जितने लॉ हम लोग पढ़ते हैं इन सब की जरूरत ही नहीं है। तो स्टीफन हॉकिंग सर ने एक बात कही द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बुक के अंदर कि इन सब, ये जितने भी कंसेप्ट होने वाले हैं, इन सब कंसेप्ट को एक ही लॉ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा क्लोज तक वहां पे पहुंच भी गए थे। मतलब उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा लॉ बनाऊंगा, उस लॉ से हम पूरी फिजिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। और वो जो लॉ था उसके बहुत करीब स्टीफन हॉकिंग सर पहुंच भी गए थे। उस लॉ का नाम है, जो हम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेसिस्ड है, लेकिन सेकंड लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर बेसिस नहीं है। तो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के अंदर इस लॉ, जो कि एक लॉ है, इस लॉ से हम लोग फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की एक कंसेप्ट यूनिफिकेशन की, कि यूनिफिकेशन क्या है, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट, बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट, एप्पल का गिरना, मून का रिवॉल्व करना, है ना, ये सारे इंसिडेंट को एक सिंपल लॉ से एक्सप्लेन करना, दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म के बारे में ज्यादा डीपली हम बात नहीं करेंगे। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास, और उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड करना, पार्ट बना दिए इसके, और उन पार्ट्स को सोल्व करके हम उस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर लें। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हमारे पास एक बुलेट है, उस बुलेट को हमने फायर किया, वो जाके आगे एक ब्लॉक के अंदर धंसती है, और जैसे ही वो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर जाती है, वो ब्लॉक मूव करने लगता है। वो ब्लॉक मूव करते करते एक पेंडुलम से टकराता है, और वो पेंडुलम स्विंग करता है। ये पूरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी होगी। बुलेट मूव कर रही है, ये टकराती है ब्लॉक से, उसके अंदर स्टेबलिश्ड होती है, ब्लॉक मूव करता है, ब्लॉक टकराता है पेंडुलम से, पेंडुलम स्विंग करता है। क्वेश्चन है कि पेंडुलम कितना स्विंग करता है, मतलब उस पेंडुलम का जो मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जो एक्चुअली उसकी पोजीशन से कितना है।
तो अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर इस प्रॉब्लम को हम एक साथ सोल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब कंप्लीटली सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग डायरेक्टली सोल्व कर लें। तो रिडक्शनिज्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि इस पूरी जो इंसिडेंट है, ये जो पूरी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके पार्ट्स बना लो और इसको डिवाइड कर लो। बुलेट जो है वो यहां से फायर की जा रही है, तो उसका कुछ तो मोमेंटम होगा। मतलब जब भी इसको जनरेट करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास, हम लोग पहले उस बुलेट का मोमेंटम निकालें। जो भी मोमेंटम जनरेट हो रहा है, सामने ब्लॉक है, उसके अंदर जा रही है, तो वो जो एनर्जी है, मोमेंटम निकाल लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगा, मास आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हो उससे। और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी उस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, फिर ये कन्वर्ट हो रही है मोमेंटम की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो कहने का मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम के पार्ट्स बना के रिडक्शनिज्म के द्वारा या रिडक्शनिज्म से हम लोगों ने छोटे रूप में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उसका छोटा रूप बना लिया और उसको एक एक करके हमने सोल्व कर दिया। दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले ये दो सिंपल लॉ होते हैं कंप्लीट फिजिक्स के, जहां से हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट होती है फिजिक्स, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। अब इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट देखते हैं, स्कोप ऑफ फिजिक्स। मतलब फिजिक्स का स्कोप क्या है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब अगर आप हमारी लैंग्वेज में हम कहें तो औकात क्या है फिजिक्स की। देखो, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर साइंस की बात करें, हम लोग पूरे कैटेगरी की बात करें, तो साइंटिस्ट ने कहा है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, और हालांकि मैंने कहा भी नहीं, ये किसी और ने कहा है। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस व्हाइल मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। और केमिस्ट्री वाले नाराज ना हो, केमिस्ट्री इज द एक्चुअल स्टैम्प कलेक्टर। मतलब जितने भी फैक्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हर चीज का हमें एग्जांपल देना होता है, तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सब केमिस्ट्री के अंदर होते हैं। अभी एक्चुअली अगर बात करें स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपसे ये कहना चाह रही है कि फिजिक्स का सिलेबस है क्या, मतलब हम लोग को कितना क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। तो एक एक्चुअली फैक्ट है कि दुनिया की फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स, पूरी फिजिक्स हम लोगों को 11th 12th के अंदर पढ़ा दी जाती है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इतना स्ट्रेस भी नहीं लेना हम लोगों को कि कंप्लीट फिजिक्स हमारे ऊपर ही पढ़ाई जा रही है, इतना अत्याचार हमारे ऊपर ही। कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाती है, पूरी दुनिया की फिजिक्स हमें 11th और 12th में पढ़ाई जाती है, लेकिन ऊपर ऊपर से, मतलब वो सारा कंसेप्ट हम लोग डीप में जाते नहीं है, पर हमें नॉलेज पूरे की होती है। 11th और 12th की फिजिक्स जो है उसमें कंप्लीट पूरे दुनिया की फिजिक्स आती है। अब है क्या, तो हम लोगों ने फिजिक्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। मतलब पूरी फिजिक्स को अगर हम देखें तो कंप्लीटली इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। ये दो पार्ट, मतलब अगर एक्चुअली देखें तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जितने भी बड़े पार्टिकल होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, उन सबकी स्टडी करने के लिए जितने भी लॉ बने, जितने भी प्रिंसिपल बने, वो सब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आते हैं। बड़े पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर बात करें मून, अर्थ, सन, ये सब मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब देखो, मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया बड़े पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया छोटे पार्टिकल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियन, ये सब। तो अभी अगर हम देखें कि भी इन दोनों में से हमें पता भी चल रहा है कि लेटर ऑन कौन रिसेंटली डिस्कवर कौन सी हुई या रिसेंटली कौन से प्रिंसिपल बने, नए प्रिंसिपल कौन से बने, तो जाहिर सी बात है अभी जो छोटे कंसेप्ट हैं यही रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। अगर हम बात करें कि मून है, मून तो रिवॉल्व कर रहा है, सदियों से रिवॉल्व कर रहा है, आज से तो रिवॉल्व कर नहीं रहा। मतलब ये जो फिजिक्स है ना मैक्रोस्कोपिक, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वेदों के टाइम से, पुराणों के टाइम से। मतलब ये एक हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुरानी फिजिक्स है, तो इसलिए हम लोग मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को एक नया नाम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स मतलब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मून, सन, अर्थ, इन सबको तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मतलब न्यूक्लियस को देखना, न्यूक्लियस के बारे में उसकी जितने भी उससे रिलेटेड इंसिडेंट है उन सब का पता करना, ये सब अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो अभी इसको हम लोग अभी पढ़ने लगे हैं। अभी का मतलब 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले से, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को आप बोलते हो मॉडर्न फिजिक्स, और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कई बार ये देखते हैं कि फिजिक्स का एक्चुअल में बंटवारा करना ही क्यों पड़ा। हर चीज का बंटवारा होता है, इसका क्यों करना पड़ा हमें बंटवारा, जरूरी था क्या? बिल्कुल जरूरी था, क्योंकि ये जो मैक्रोस्कोपिक में हम जो रूल पढ़ते हैं, जो भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं,
ये सारे रूल यहां फिट नहीं होते, मतलब बड़े पार्टिकल के लिए जो जितने भी रूल होते हैं वो सब के सब यहां फिट नहीं होते, और इसमें जितने भी रूल आते हैं वो सब के सब यहां फिट नहीं होते। कुछ रूल इक्वल भी होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन सबके सब इक्वल नहीं होते। तो इसलिए ना माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, विच इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स मतलब अगर एक तरीके से देखें ना तो क्वांटम फिजिक्स का बहुत स्मॉल पार्ट हम लोग 11th-12th में पढ़ने वाले होते हैं, मतलब इसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ते तो इसका भी थोड़ा सा है, लेकिन इसका बहुत ही कम पार्ट हम लोग, क्वांटम फिजिक्स का बहुत ही कम पार्ट आप लोग 11th और 12th में पढ़ते हो। एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ोगे बीएससी एमएससी के अंदर, ये चलेगी वहां पे, क्योंकि जितने भी छोटे पार्टिकल की बात करते हैं वो सब क्वांटम के अंदर आते हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वल तरीके से, कंपेयर देन इसके। इसको माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को बहुत कम में देखते हैं हम लोग, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की बात हम लोग करेंगे भी थोड़ी देर बाद में। पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पार्ट के अंदर। जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है इसको भी हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया 4 पार्ट के अंदर। इसकी जो पहली ब्रांच होती है वो होती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और होती है ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स जो है और थर्मोडायनेमिक्स जो है, इन दोनों को हम लोग, इन दोनों ब्रांच को हम लोग, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों ब्रांच को हम लोग क्लास 11th में देखते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो हम लोग हैं वो 12th क्लास में देखते हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स है इसकी भी अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग किस चीज को देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं एटम। केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत डिटेल मिलेगी, मतलब इसके थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो है वो इसमें मिलने वाले हैं। तो इनकी बात कर लेते हैं पहले मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के अंदर देखो कुछ चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, मतलब क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ी हैं। और क्या क्या चीजें हम लोग इसके बारे में देखते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग किसको देखने वाले हैं, तो मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ बाइक, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन अगर मोशन कर रहा है ना, मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार है ना। फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन किस तरीके से काम करता है, इनके ऊपर किस तरीके से लगता है। मोशन ऑफ रॉकेट, ये भी हम लोग इसके ऊपर देखने वाले हैं, रॉकेट मोशन है ना। रॉकेट मोशन के बाद हम लोग देखने वाले इसमें रोटेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है ना। फ्लूइड फ्लोटेशन अगर हम देखें तो मतलब किसी भी चीज का, जैसे जितने भी लिक्विड वगैरह होते हैं आपके वो फ्लोट करने वाले होते हैं, फ्लोटेशन। साउंड, जो भी साउंड हम लोग सुनते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके पहुंचती है। ये और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर हैं जिनको हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। तो ये सब मैकेनिक्स के अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सबसे पहले तो हीट का जो ट्रांसफर होता है ना, कुछ ऐसे लॉ पढ़ने वाले हैं जो कि इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब लॉ। टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आता है आपका बर्नौली थ्योरम, ये भी पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये सब चीजें। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हालांकि इन सब चीजों को तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज तो हमको याद रखनी ही है। सीक्वेंस वाइज हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे चैप्टर स्टार्ट होते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग एक तरीके से डिटेल देख रहे हैं कि हम लोग 11th और 12th के अंदर पढ़ने वाले क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या कंसेप्ट हम देखने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि हालांकि ये 12th का मैटर है तो हम बाद में करेंगे। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब जो 10th में आप लोग पढ़ के आए हो उसी को है, पर थोड़ा सा डिटेल से चार्ज पढ़ा है आपने है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है आप लोगों ने, फिर उससे रिलेटेड आगे आ जाएगा कुलाम्स लॉ आ गया, है ना, वेक्टर फॉर्म आ गई इसकी, ईएमआई आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, है ना। जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने 10th में पढ़े थे उनको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ऑप्टिक्स भी हम लोगों ने हल्की से देखी हुई है क्लास 10th के अंदर, लाइट, है ना। लाइट की अगर हम बात करें तो जैसे मिरर कंसेप्ट, मिरर का जो कंसेप्ट था, लेंस का जो कंसेप्ट था, फिर उसको अगर आगे डिटेल से देखेंगे तो फिर जैसे बन जाएगा टेलीस्कोप बन गया आपका, माइक्रोस्कोप बन गया आपका, थोड़ा सा स्पेस की बात करेंगे वहां पे, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब आज हम लोगों ने स्कोप देखा फिजिक्स का कि जो सिलेबस है ये कितना है। अभी हम लोग डिटेल से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो आज का लेक्चर था, आज का लेक्चर ये सिर्फ एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन था फिजिक्स का, कि एक्चुअली सिलेबस क्या है हमारा, पढ़ने वाले क्या क्या हैं, कंटिन्यूस सीक्वेंस से फिर इसके लेक्चर पे लेक्चर बनते जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को इसका नेक्स्ट सीक्वेंस लेके आएंगे। देखने के लिए थैंक यू।